हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी कक्षा 10 की क्लास गणित में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखिए, हमने प्रश्नावली 1.1 के लगभग 1 से लेकर के 2 तक सारे क्वेश्चन करा दिए थे। आज तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में भी देखो बेटा 3 क्वेश्चन पूछे हैं और उसने पूछा क्या है, कहा कि अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, हालांकि इससे जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बता दिया था, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि बता दी थी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर हमने दूसरे में भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना बता दिया था, और सेम इसमें भी यही है। और उसमें एक चीज़ थी, वेरीफाई करना था, दर्शाना था कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम बराबर है या नहीं है। वही चीज़ बेटा यहाँ पर है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन में 12, 15 और 21 है, तो आपको पहले 12 के गुणनखंड करने। ऐसे जैसे 2 से काटो 6 दूनी 12, फिर 2 से काटो 2 3 6, 3 बार कट गया, फिर 3 एकन 3, ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से बेटा 15 है, 15 के काटो 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, और फिर 5 एकन 5। उसके बाद बेटा 21। ठीक है, 21 है, 21 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7, ऐसे। देखो 12, 15 और 21 इन तीनों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, कर लिए। और अब कैसे इसे लिखना, जैसे 12 को लिखोगे एक सब में लगाना, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और चाहो तो ऐसे लिख सकते 1 गुणे, क्योंकि यहाँ जो 2 है 2 बार आया। मैंने आपको बोला था इससे पहले संख्या में अगर कोई संख्या रिपीट कर रही है गुणा में, तो आप उसे घातांकी रूप में लिख सकते हो, घात में लिख सकते हो। तो 1 गुणे 2, 2 पर घात 2, क्यों 2 जगह था इसलिए 2 पर घात 2 हो गया। फिर बेटा 3 अकेला है इसलिए एक बार लिखेंगे। फिर बेटा अगली संख्या है 15 में 1 गुणे 3 गुणे 5। अब इसे घातांकी रूप में नहीं लिखना, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं है, सब एक बार है, तो एज इट इज लिखा जाएगा, जैसा यहाँ वैसी यहाँ। इसी तरीके से बेटा 21 है, तो 21 में भी कोई संख्या रिपीट नहीं है। ठीक है, एज इट इज है, 1 3 गुणे 7। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ देखो, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने आपको बताया कि जो संख्या हर जगह कॉमन हो वही उसका एचसीएफ है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होना चाहिए, ऐसी संख्या जो दी गई संख्या में हर जगह उसका गुणनखंड मिल जाए। जैसे बेटा देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है लेकिन 2 इधर है नहीं, है ना। इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब है 1 तो है और साथ में 3 भी है, तो ये आंसर इसका कितना आएगा, 3 आएगा। 3 एकन 3, तो एचसीएफ इसका बेटा हो गया 3। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में हमने आपको बताया था कि ये देखना है कि दिए गए गुणनखंड में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। तो सबसे ज़्यादा पावर है 2 की, 1 गुणे 2 पर घात 2। फिर बेटा 3 हर जगह है तो गुणे 3। फिर देखो 5 एक ही बार है तो 5, फिर 7 एक बार 7, ऐसे। अब देखो 1 2 पर घात 2 का मतलब है, जैसे 2 पर घात 2 कैसे हुआ था, 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, तो ये हो गया 60, और फिर गुणे 7, और 60 और 7 का गुणा करोगे, जैसे 7 छक्का 42 होता है, और एक 0 लगा दो, तो एलसीएम इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका आया 420। तो ये बेटा क्वेश्चन था तीसरे का पहला, इसका एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा सॉल्व करना था, तो मैंने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसे सॉल्व करके बता दिया। इसी तरीके से बेटा दूसरा है, दूसरा देखो है 17। हमने आपको बताया 17, 23 और 29 इनके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उनका गुणनखंड अगर लिखना है तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं जरूर, 1 गुणे 17, 23 का 1 गुणे 23,
और 29 को भी 1 गुणे 29 लिख सकते हो। और यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको लिखना HCF ज्ञात करना है। तो HCF में जो कॉमन हो, तो देखो बेटा एक ही कॉमन है, बाकी कोई संख्या एक दूसरे में कॉमन नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये हमारा HCF हो गया। अब हम बात करते हैं LCM की। तो LCM में जो कॉमन है उसे तो लिखना ही है एक, बाकी जो नहीं है उन्हें भी लिखना है। जैसे 17 लिखना है, फिर 23 लिखना है, फिर 29 लिखना है। इनका गुणा कर लो। जैसे 17 तियाँ 51, ठीक है, एक का गुणा करोगे वही रहेगा। 17 का कर रहे हैं, 17 तियाँ 51, 51 की 1 हासिल 5, ठीक है, क्योंकि पहाड़े बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप 20 तक पहाड़े याद नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। देखो 17 तियाँ 51 और 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ दो क्योंकि 5 हासिल थे, तो 17 दूनी 34 और 5 हो गया 39, ठीक है। उसके बाद अभी 29 है, तो 391 हुआ। 391 में 29 का गुणा करिए। 9 1 9, 9 9 81 और 9 3 27, 27 और 8 जोड़ो 35 हो गया। 2 1 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ 9 3 8 5 13, 10 और 11। तो ये जो गुणा निकला है वो 11,339 आया। तो ये बेटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसका गुणा ये हो गया, ठीक है। तो ये LCM हो गया, ठीक। LCM इसका हो गया है 11,339, ये LCM हो गया। और ये इसका HCF था, किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देख लो बेटा, इसका अगर आंसर चेक करोगे तो भी आप देख सकते हो, इसका आंसर एकदम मिला लो। देखिए बेटा, तीसरे का 420 LCM है और HCF इसका 3 है, सही है। दूसरे का 11,339 LCM है, HCF 1 है, बिल्कुल सही है। अब बेटा हम बात करेंगे इसका तीसरे क्वेश्चन के। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 8 है, 8 का गुणनखंड होगा 2 से काटो 4 बार कटेगा, 2 से काटो फिर 4 2 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 2 1 बार में कटेगा। ऐसे ही बेटा 9 के गुणनखंड करोगे तो 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3। 25 का करोगे बेटा तो 5 से 55 25 और 5 एकन 5, ऐसे कट गए सब। तो 8 लिखो, यहाँ 8 को लिखो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 3 बार है ये। और इसे लिख सकते हो आप 2 पर घात 3, मतलब पहले तो आप लिखो 1 गुणे 2 पर घात 3 ऐसे। और इसी तरीके से 9 लिखो, 9 में लिखना है आपको 1 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 1 गुणे 3 पे घात 2। और फिर 25 लिखो, 25 में 1 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 1 गुणे 5 पे घात 2, ठीक है। अब इसमें HCF निकालो, देखो HCF। तो HCF देखो कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही तो है कॉमन, सब में एक ही दिख रहा है, सब में और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो 1 हो गया, ये आंसर हो गया। अगर हम LCM की बात करें तो LCM में बेटा जो पावर देखें, इधर वाली आओ, देखो पावर 1 तो सब में है ही, लेकिन 2 पर घात 3 है, तो 2 पर घात 3 लिखो, फिर ये भी लिखो 3 पे घात 2 लिखो, फिर 5 पे घात 2 लिखो, ऐसे करके। अब 2 पर घात 5 कितना होता है बेटा? 8 होता है, और 3 पे घात 2 होता है 9, 3 तियाँ 9 और 55 25, ये 25 अट्ठे 200 होता है। देखो 25 अट्ठे ऐसे हमने किया, 25 का गुणा 8 में कर दिया, तो 25 अट्ठे 200, ठीक है। और 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है 9, और 9 का गुणा 2 में करो 18, और 2 जीरो लगा दो, 1800। LCM हो गया इसका 1800, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये भी आपका सही है। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे में 3 क्वेश्चन दिए गए थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके HCF LCM ज्ञात करने थे। तो तीनों के HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैंने बता दिए, ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा। इसने ये कहा है कि HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना, ठीक है। इधर देखो, ये दोनों संख्याओं का HCF 9 है और इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना। तो मैंने एक सूत्र आपको बताया था कि HCF या LCM
गुणे HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल ये होता है। अब देखो एलसीएम बेटा पूछा है उसने, HCF दिया है, तो एलसीएम गुणे HCF कितना है 9 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब दोनों संख्याएं से लिखो 306 और 657, यही दोनों संख्याएं हैं। यहाँ गुणा में 9 है, बराबर के उधर जाएगा, पक्षांतर करोगे तो बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटा रहेगा 9। अब 9 का पहाड़ा पड़े, चाहे ये 9 से काट दो या दोनों कटेंगी 9 से, तो ये आगे वाली काटो, 9 1 9, 9 3 27, 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 30 में 27 गया तो 3 बचा, 3 लगाया 6 के आगे 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो एलसीएम आएगा बेटा 34 गुणे 657। अब 34 का गुणा कर दीजिए इसमें, देखो 657 में 34 का गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छंग 24, 24 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 15 और 2 17, तीछक 18, तीछक 18 और 1 19, 8 3 जोड़ दीजिए 13 और 9 2 11 1 12 और ये 22,338, तो ये 22,338 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, इसे नोट कर लो, ये भी हो गया आपका। चलिए नोट करिए। अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो n का मतलब 1 2, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 और डैश अनंत तक चलेगी। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, जैसे हमने लिया n बराबर 1 पर, तो 6 पे घात जैसे n है तो 6 पे घात 1 लगाओगे 6 ही तो आएगा। इसी तरीके से n बराबर हमने 2 लिया, तो 6 पे घात n है तो 6 पे घात 2 लगाएंगे, और 6 पे घात 2 का मतलब 6 गुणे 6 बराबर 36 हो जाएगा। समझना ये है कि 6 पे घात जब 1 लिया था तो 6 आया, अब 6 पे घात जब 2 आया तो अंत में 36 आया, और उसका अंतिम अंक यूनिट डिजिट है भाई, लास्ट वाला जो ये इकाई वाला अंक होता है उसे यूनिट डिजिट है, लास्ट वाला अंक, समाप्त वाला अंक 6, 0 तो नहीं आया। इसी प्रकार से अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो 6 पे घात n बराबर 6 पे घात 3, और 6 पे घात 3 को मतलब 6 को 3 बार लिख दो, 6 छंग 36, 36 छक्का 216। ठीक है, इसमें भी देखो 6 आया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कोई, जैसे मान लो n बराबर आप 4 लेते हैं तो 6 पे घात n 6 पे घात 4, और इसे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे, 6 छंग 36 216 और गुणे 6। अब 6 का गुणा करो, 6 छंग 36 और 6 कन 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 हो गया। ठीक है, तो इसे ये भी 6 पर समाप्त हुआ है। तो याद रखिएगा बेटा, 6 पे घात n पर कोई भी प्राकृतिक अंक आप लोगे वो 0 पर समाप्त नहीं होगा, बल्कि 6 पर समाप्त होगा। ठीक है, कोई भी ले लोगे, कोई भी संख्या लोगे, तो यहाँ लिख दो, अतः 6 पे घात n प्राकृत संख्या के लिए n प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है, किस पर समाप्त होगा, यह 6 पर
समाप्त होगा, समाप्त होगा। बाकी आपको दिखा दिया सिद्ध करा के, ठीक है। तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, किस पर समाप्त होगा, 6 पर समाप्त होगा। चलिए नोट करिए इसे। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये दो संख्याएं हैं, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। देखो हल करेंगे, ये एक पद है, दूसरा पद 13 है और इसके गुणे में भी 1 है। हम दो, हमारे पास 7 गुणे 11 और उधर 1, क्योंकि 13 सिंगल संख्या थी, 13 बाहर आ गई, खाली 1 बची। 7 का 11 में गुणा कर दिया तो 11 7 77 हो गया, अब प्लस 1 जोड़ दिया, ठीक है। 78 के गुणनखंड कर सकते हो आप, 78 के गुणनखंड करो तो 2 से काटो, 9 दूनी 18 और फिर 3 से, 13 3 39। फिर बेटा 1 लिखो, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो, ठीक है। अब आप समझिए इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 4 5 अभाज्य को 4 है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 से ज्यादा आए, ठीक है। और जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक आ जाए वो संख्या हमारी भाज्य होती है। लिख दो, इस संख्या के गुणनखंड से अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें कॉमन 5 है, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 देखो गुणा अगर दूनी 24, ठीक है। ऐसे कर लो, 2 6 चौक 24 24 और 40 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 और 10 हो जाएगा हमारा 1000। अब 1009 हो जाएगा, क्योंकि 1008 में 1 जुड़ेगा, 1 गुणे 5 गुणे ये, तो ये भी देखो 2 ये है भी, भाषा यही लिख सकते हो, ये लाइन भाज्य संख्या है, ठीक है। लो ये नोट कर लो, छठा क्वेश्चन ऊपर है, 5वां नीचे है, ठीक है, नोट कर लो। देखो भैया, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लगाने में बड़ा नहीं है, तो छोटा ही, लेकिन भाषा है उसकी, तो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ का मतलब होता है बेटा वृत्ताकार पथ है, इस मतलब ये जो रास्ता है वो ऐसे, ठीक है, ये रास्ता है ऐसे करके, ठीक है भैया, ये पथ है, तो इस पर लोग चलते हैं या दौड़ लगाएं। इस मैदान मिनट लगते हैं। अब इसी मैदान को एक पूरा चक्कर लगाने को सोनिया को कितना समय लगता है,
सोनिया के द्वारा के एक चक्कर लगा समय 18 मिनट। तो देखो यहाँ 18 मिनट ऐसे लिख दो। एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो यहाँ लिख के द्वारा एक चक्कर में लगा समय, इस ठीक है 12 मिनट। फिर ये कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों समय पर चलना प्रारंभ करके कितने समय बाद, क्या उसने कहा, सपोज और एक ही समय में एक ही प्रारंभ किया, तो एक की समय ज्यादा लगाएगा, उसका मतलब को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट, तो इसका मतलब है रवि तेज, एक ही दिशा में ऐसे ही चलेंगे इस तरीके से। पुनः वे दोनों इस तो सीधा सा लासा निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, 2 से काटो, 9 दूनी 18, देखो 2 से में, अब 2 से काटो 9 कटेगा, फिर बेटा 3 से काटो, अब 2 से और एक बार में ऐसे एलसीएम जब आएगा गुणे 3, तो देखो 2 दूनी 4, बाद दोनों एक उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, तो आपके कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।